हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस एनीमे का पार्ट 2 करने वाले हैं और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर वहां उसे देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि साइरू और साई के बाकी टीम मेंबर पकड़े जा चुके थे और यहाँ पर साई रिवील करता है कि उसकी स्किल तब ट्रिगर होती है जब वो अपने दोस्तों को खतरे में देखता है और वो काफी गुस्सा हो गया था। वो फिर काईशिरो और बाकी लोगों से सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। काईशिरो तुरंत ही साई के ऊपर हमला करता है, लेकिन साइरू आगे आकर अपने हैंडकफ से हमला रोक देता है। साई उसे पीछे हटने को कहता है, लेकिन साइरू कहता है कि वो चाहता है कि अच्छे लोग इस दुनिया में अपनी पहचान बनाएं, इसलिए वो साई की रक्षा करेगा। फिर साइरू अपने अल्टीमेट अटैक की तैयारी करता है, लेकिन उसी पल साई में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। उसका शरीर पूरी तरह से चमकने लगता है और उसके बाल और आंखें बदल जाती है। उसके चारों तरफ मानो एनर्जी का एक भयंकर ऑरा बन जाता है। वो सारे लोग बहुत डर जाते हैं और कांपते हुए पीछे हटते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये असल में है कौन। अपने इस नए फॉर्म में साई अब एक अनडिफीटेड हीरो बन चुका था, जिसे फ्यूचर में सभी लोग एल्डियन के नाम से जानेंगे। ये देखकर साइरू पूरी तरह से हैरान था। हीरो एल्डियन में बदलने के बाद साई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सबको वार्निंग देता है कि वो उसके हमले अरोरा साइनिंग डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद एल्डियन तेजी से आगे बढ़ता और एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि ऐसा लगता है जैसे वो सामने वाले को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगा। लेकिन सबको हैरानी तब होती है कि वो मुक्का उनके चेहरे से कुछ इंच पहले ही रुक जाता है। सभी ये सोचने लगते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी एल्डियन कहता है कि किसी को सजा देना उसका अधिकार नहीं है, ये काम कानून का है। वो काईशिरो से कहता है कि अगर वो चाहे तो अभी इसी पल उसे सजा दे सकता है, लेकिन वो प्रायश्चित का मौका उससे छीनना नहीं चाहता। एल्डियन ये भी कहता है कि काईशिरो को चाहिए कि वो अपने पापों का पश्चाताप करे, ताकि कानून के जरिए फिर से वो एक अच्छा इंसान बन सके। काईशिरो एल्डियन की इस बात से उलझन में पड़ जाता है और वो वहीं पर खड़ा रह जाता है। इस सब को देखकर साइरू सोचता है कि साई कुछ ज्यादा ही दयालु हो गया है। उसी वक्त काईशिरो धीरे से कहता है कि वो हार मानता है और अपने हाथ से हथियार नीचे फेंक देता है। सभी इंटर्न्स चैन की सांस लेते और पीछे मुड़कर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी साई उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने फिर से कभी बुराई की राह अपनाई तो वो इस बार बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। साइरू जो अब तक चुपचाप खड़ा था, वो सोचता है कि वो इन लोगों से पीठ नहीं मोड़ सकता और उसका ये शक सही साबित होता है, क्योंकि काईशिरो ने केवल ये सब दिखावा किया था। वो तेजी से जमीन से अपनी तलवार उठाता और एल्डियन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही साइरू उसकी टांगों पर वार करता और उसे जमीन पर गिरा देता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे एक एक्सीडेंट था, ताकि बाकी किसी को भी शक न हो। बैंडिट्स इस हरकत से भड़क जाते और गुस्से में आकर साइरू को लाते मारने लगते हैं। साइरू बहाना बनाता है कि एल्डियन के एलाइज अब आ चुके हैं और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो सब इधर उधर देखने लगते हैं, वो अपनी नाक से एक बूगर निकालता और दीवार की ओर फेंकता है। कुछ ही देर में वहां से जब धूल और मिट्टी हटती है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो अनब्रेकेबल दीवार अब पूरी तरह से टूट चुका होता है। साइरू फौरन कहता है कि ये सब एल्डियन के अर्लियर हमले की वजह से हुआ है। सभी लोग हैरानी और भय के साथ एल्डियन की ओर देखने लगते हैं, जबकि साइरू चुपचाप उम्मीद करता है कि एल्डियन उसकी बात में साथ देगा। लेकिन एल्डियन के चेहरे पर एक उलझन भरा एक्सप्रेशन होता है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि उसे खुद भी मालूम नहीं कि ये सब क्या हुआ। यहाँ पर साइरू तेजी से सोचते हुए अपनी एक्टिंग को जारी रखता है और कहता है कि उसने अभी अभी एक व्हाइट विंग्ड हॉक को देखा था, जो शायद एल्डियन के गुस्से के जवाब में उतरा हो और उसके डिवाइन इंटरवेंशन की तरह वो बच गया। वो कहता है कि ये सब एल्डियन के द्वारा किया गया एक चमत्कार था। अब वो सारे बैंडिट्स एल्डियन के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगते हैं। तो साइरू सोचता है कि अब इन्हें शायद इन दोनों के बीच के पावर का फर्क समझ आ गया होगा। काईशिरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहता है कि उस वक्त वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया, लेकिन अब वो वादा करता है कि वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। वो उससे रहम की भीख मांगता है। बाकी लोग भी यही कहते हैं कि उनके दिल अब सच में बदल चुके हैं। साइरू दिल से उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी सबको एक लाइन में खड़े होने के लिए कहता है। फिर वो एल्डियन से कहता है कि वो अपने अल्टीमेट मूव से इन सबको सजा दे, लेकिन एल्डियन हिचकिचाता है और कहता है कि ये ठीक आइडिया नहीं है। तब साइरू सुझाव देता है कि कम से कम वो इन्हें अपनी फीरी फिस्ट से थप्पड़ तो मार सकता है। साइरू कहता है कि ये लोग दूसरों का दर्द नहीं समझते, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। एल्डियन इस सुझाव से थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन साइरू कहता है कि सिर्फ वही ये कर सकता है, क्योंकि वही एल्डियन द हीरो है। साइरू का कहना ये होता है कि अगर इन लोगों ने सच में बदलाव किया है तो ये थप्पड़ उन्हें इमोशनली हर्ट नहीं करेगा, अगर नहीं किया तो वो अपनी करनी की सजा भुगतेंगे। लेकिन साइरू को हैरानी होती है जब एल्डियन अचानक अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस लौट आता है, क्योंकि अब वो गुस्से में नहीं था, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टूट जाती है। साइरू समझ नहीं पाता कि ये क्यों हुआ। तभी साई समझाता है कि विप ऑफ लव को गलती से एंगर से नहीं जोड़ना चाहिए, वरना वो सिर्फ मारने वाली की सेल्फ सेटिस्फैक्शन बन जाती है। साई ये भी मानता है कि जो हाथ मारते हैं उन्हें उस दर्द को भी याद रखना चाहिए जो सामने वाला झेलता है,
क्योंकि वही असली प्यार होता है। इसके बाद साई एक शांत स्वर में बैंडिट्स को सीधा खड़े होने को कहता है और एक एक करके उनके गालों पर थप्पड़ मारता है। साइरू अब भी समझ नहीं पाता कि असल में ये सब चल क्या रहा है। इसके बाद साई धीरे धीरे सभी लड़कियों को बिस्तर पर सुलाना शुरू करता है। साइरू यहाँ पर मदद करना चाहता था, लेकिन वो जानता है कि वो किसी भी फीमेल को छू नहीं सकता, इसीलिए वो सिर्फ दूर से ही खड़ा रहता है। तभी अचानक साई बेहोश हो जाता है और काइशिरो को एहसास होता है कि जो दवा उसे दिया गया था उसका असर अब जाकर हुआ है। सबको लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन उसी वक्त साइरू को एहसास होता है कि बैंडिट्स का दिल बदलने का दावा सिर्फ एक दिखावा था और वो उसे लड़की और पैसों का लालच देते हैं। लेकिन साइरू खड़ा हो जाता है और गुस्से में अपनी हैंडकफ को तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी बैंडिट्स दंग रह जाते हैं। साइरू उन्हें और भी डराता है और कहता है कि साई असल में उससे भी ज्यादा पावरफुल है। वो बताता है कि भले ही उसका चेहरा अगली हो, लेकिन उसके पास एक हार्ट ऑफ जस्टिस है। साइरू फिर साई को भी बिस्तर पर सुला देता है, जबकि बैंडिट्स लगातार उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और वो उसके चेहरे को लेकर उसे काफी अपमानित भी करते हैं। बाद में साई और साइरू मिलकर उन सारे बैंडिट्स को अथॉरिटीज को सौंप देते हैं। चूंकि ये लोग बेहद डेंजरस क्रिमिनल्स थे, इसीलिए इनके सर के ऊपर 1 लाख का बाउंटी रखा गया था, जो कि लगभग 10 मिलियन येन के बराबर है। जब साइरू ये अमाउंट सुनता है तो वो बहुत ही चौंक जाता है। वो सोचता है कि इन लोगों ने जरूर बहुत ही भयानक अपराध किए होंगे जो इतनी बड़ी बाउंटी की वजह बने हैं। साई चाहता है कि इस रिवॉर्ड को सभी के साथ बराबर बांटा जाए, लेकिन साइका कहती है कि उसने तो इस पूरी घटना में कुछ भी नहीं किया, वो तो बस सो रही थी, इसलिए उसे हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। साई खुद को दोष देने लगता है कि उसी की वजह से सभी खतरे में पड़ गए। वो कहता है कि उसे कभी भी काइशिरो पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। उसे लगता है कि इस पूरी गड़बड़ी की जिम्मेदारी उसी की है, लेकिन साइका उसे याद दिलाती है कि वो वही है जिसने कायोशी की टीम को हराया था। साइरू भी इस बात पर सहमत करता है। साइका एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या साइरू भी पूरे समय जाग रहा था, तो साई बताता है कि ये सब कुछ साइरू की बहादुरी की वजह से हुआ है। उसने अपने शरीर से उसे प्रोटेक्ट किया था। साइका ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और मानती है कि असली एमवीपी वही है, और साई भी इससे सहमत होता है। साई रिवॉर्ड मनी को साइरू को देना चाहता था, लेकिन साइरू जानता है कि वो इन पैसों को छू नहीं सकता क्योंकि उस पर एक कर्ज है। वो ये भी प्लान करता है कि जैसे ही साइका का कर्ज चुकता होगा वो इस ग्रुप को छोड़ देगा, इसीलिए वो अपने पुराने सेल्समैन वाले स्किल्स का इस्तेमाल करता है और सबसे कहता है कि वो बहुत बड़ा खर्चीला इंसान है और वो पैसों को सही से संभाल नहीं सकता, इसीलिए वो ये पैसे किसी ऐसे को देना चाहता है जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। साई तब वो पैसे ले लेता और ग्रुप में बराबर बांट लेता है। वो सभी से कहता है कि वो अपने हिस्से का यूज वाइजली करे, क्योंकि आगे अभी और बड़ी तैयारी करनी है। जब वो साइरू को उसका हिस्सा देने की कोशिश करता है तो वो ये कहकर मना कर देता है कि उसे कैश कैरी करना पसंद नहीं। साइका तुरंत ऑफर देती है कि वो पैसे अपने पास रख लेगी और जब भी साइरू को जरूरत पड़ेगी वो उन्हें लौटा देगी। साई थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसे ये चिंता होता है कि साइका थोड़ी खर्चीली है, लेकिन साइका को उसकी ये बात बुरी लग जाती है और ये रियलाइज करते हुए साई उससे तुरंत माफी भी मांग लेता है। साइरू इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सोचता है कि शायद साइका के पास पैसे रखना वाकई एक अच्छा आइडिया हो सकता है। कुछ समय के बाद साइका और साइरू साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो बर्गर खरीदने वाले होते हैं। साइका कहती है कि वो जाकर लंच ऑर्डर कर देगी और साइरू को वहीं बैठकर इंतजार करने के लिए कहती है। जब वो जाती है तो साइरू अकेला बैठकर सोचने लगता है। उसे ध्यान आता है कि उसे 25,000 रैस मिले हैं। इतनी बड़ी रकम से वो साइका का कर्ज चुका सकता है और अपनी स्किल्स के बल पर अकेले जीवन भी जी सकता है। उसे अब शायद इस ग्रुप की जरूरत नहीं है। वो सोचता है कि शायद ये साइका के साथ उसका आखिरी खाना है। जब साइका लौटती है तो वो साइरू को एक बड़ा बर्गर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। साइरू उसे थैंक्स कहता है, लेकिन साइका कहती है कि बस इतना काफी नहीं है। तो साइरू फिर कहता है कि वो सच में बहुत ही थैंकफुल है। ये सुनकर साइका हल्के से मुस्कुरा देती है। साइरू जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि साइका सच में उनके साथ बिताए समय का आनंद ले रही है। उसे याद आता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब वो कितनी कोल्ड हार्टेड थी और अब वो कितनी बदल गई है। साइका उसे उसकी डाइट को भूल जाने को कहती है और बर्गर खाने के लिए कहती है। साइरू सोचता है कि क्या साइका को सच में बर्गर पसंद है। साइका तब बताती है कि उसे बर्गर से प्यार सिर्फ 2 दिन पहले ही हुआ है। ये सुनकर साइरू काफी हैरान हो जाता है। अगर उसने अभी अभी पहली बार बर्गर खाया है तो शायद वो वाकई अब तक काफी अकेली रही है। फिर साइका साइरू से पूछती है कि उसके स्टैट्स कैसे हैं, तो साइरू झूठ कह देता है कि वो एवरेज हैं। साइका उससे कहती है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि उसने कस्टमाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो एक ट्रिक बताती है। वो कहती है कि अगर कोई अपने अपीयरेंस स्टैट को घटा दे तो उसे एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। साइरू मन में सोचता है कि साइका ने तो शायद अपने अपीयरेंस स्टैट को घटाया नहीं होगा क्योंकि वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन साइका उसे चौंकाते हुए बताती है कि उसने अपने अपीयरेंस स्टैट को -16 तक कम कर दिया था। साइरू ये सुनकर हैरान रह जाता है। इतना कम करने के बावजूद वो इतनी सुंदर कैसे दिखती है। साइका तब बताती है कि स्टैट्स के नीचे एक स्पेशल नोट्स सेक्शन होता है
जिसमें उसने बस ये लिख दिया था कि वो सुंदर बनना चाहती है। सायरू इस पर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि काश उसे भी इस फीचर के बारे में पता होता तो आज वो भी किसी हैंडसम मॉडल जैसा दिखने की रिक्वेस्ट कर सकता था। उसी समय साइका एक कैट को देखकर काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि उसने कभी किसी कैट को इतने पास से नहीं देखा। सायरू उसे इनकरेज करता है कि वो जाकर बिल्ली के पास जाए। साइका खुशी से उछलती है और कहती है कि अब वो खड़ी हो सकती है। सायरू ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो चलती है वो लड़खड़ा जाती है। सायरू तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन साइका खुद को संभाल लेती है। वो पूछती है कि सायरू ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, तो सायरू झूठ बोल देता है कि वो बस कुछ स्ट्रेचेस कर रहा था। साइका फिर कैट के पास जाती है और उसे प्यार से पेट करती है, जबकि सायरू रेस्ट रूम चला जाता है। वहां जाकर वो अकेले में रो पड़ता है। उसे याद आता है कि जब साइका ने कहा था कि वो सुंदर बनना चाहती है तो वो अपने चेहरे को नहीं बल्कि अपने हाथ को छू रही थी। इसका मतलब है कि उसकी इलनेस ने शायद उसके हाथ और पैरों को इफेक्ट किया था। ये सोचकर सायरू का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि एक टीनेज लड़की को ऐसा दर्द झेलना पड़ा है। वो सोचता है कि क्या इस दुनिया में सच में कोई गॉड है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूएल है। उसी समय सायरू को याद आता है कि उसके पास टाइटल ऑफ एब्सोल्यूट गॉड है। तभी बाहर से साइका दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है कि क्या सायरू के पेट में दर्द हो गया है और क्या वो उसके लिए दवा लेकर आए। सायरू जवाब देता है कि वो अभी बाहर आ रहा है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसे एहसास होता है कि साइका शायद बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ी रही है और इसीलिए उसके पास नॉर्मल सोशल एक्सपीरियंसेस नहीं है। वो चिंता करता है कि साइका जैसे लोगों को बुरे लोग आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसीलिए एक गॉड का टाइटल रखते हुए सायरू खुद से वादा करता है कि वो साइका की मदद करेगा ताकि वो खुद को बचाना सीख सके। जब वो बाहर आता है तो साइका वहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है कि वो सच में उसके लिए चिंतित थी और सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ग्रुप के पास लौट आते हैं और साई फ्यूचर प्लान्स पर बात करता है। वो सुझाव देता है कि अब सबको अपनी जॉब्स डिसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि रोल्स के अनुसार स्टैट पॉइंट्स एलोकेट करने से वो बैटल में ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। सायरू को ये आइडिया पसंद आता है। साई फिर बताती है कि उसका सपना है हीरो बनने का। सायरू को उसका ये ड्रीम बहुत ही एडमायरिंग लगता है। फिर साई सजेस्ट करता है कि वो रेज मेज बने और सायरू एक एपिक फाइटर। साइका बीच में बोलती है कि वो भी हीरो बनना चाहती है। सायरू उससे पूछता है कि क्या वो भी उसकी तरह एपिक फाइटर बनना चाहती है, लेकिन वो मना कर देती है और डिसाइड करती है कि वो भी मेज ही बनेगी। अब उनकी पार्टी एक नए आउटफिट्स में तैयार होती है। सायरू नोटिस करता है कि साई जो पहले पैसों को लेकर काफी सतर्क रहता था, अब वो सबके क्लास अपग्रेड्स पर काफी खर्च कर रहा है। ये दिखाता है कि उसे उनकी सक्सेस की सच में परवाह है। क्लास चेंज होने के बाद साइका एक्साइटेड होकर सायरू के पास आती है और कहती है कि वो अब अपने नए आउटफिट और क्लब के साथ एक ग्रेट मेज बन चुकी है। सायरू मुस्कुरा देता और कहता है कि हाँ। उसे याद आता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि साइका हीरो बनने का सपना छोड़ देगी। इसके बाद ग्रुप एक छोटी मीटिंग करता है जिसमें साई इन्फॉर्म करता है कि अब वो रीजन के सबसे बड़े शहर प्रिंसिपैलिटी ऑफ वेलेरिया की ओर जा रहे हैं। फिर वो मजाकिया लहजे में कहता है कि स्नैक्स पर सिर्फ 2 रैस खर्च करने चाहिए। साइका ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद साइका रिज के पास जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ जंप रोप खेलेगी। जिसके बाद वो दोनों पार्क चले जाते हैं, जबकि सायरू एक झाड़ी के पीछे से उन्हें देखता है और साइका के लिए जेन्युइन खुशी महसूस करता है। उसी दिन सुबह सायरू को याद आता है कि वो साइका के साथ वेपन शॉप पर गया था। साइका को मेज के लिए सुटेबल वेपन चुनने में परेशानी हो रही थी। वहां पर सायरू ने पूरी कोशिश की कि वो कोई डेंजरस चीज न चुन ले। उसने उसे समझाया कि मेजेस आमतौर पर फिजिकल वेपन्स इस्तेमाल नहीं करते, और जब साइका ने मजाक में ननचक्स उठाया तो सायरू ने होशियारी से उसे जंप रोप लेने के लिए मना लिया, और किस्मत से उस सॉफ्ट कीपर ने भी उसी का साथ दिया और कहा कि ये एक बेसिक वेपन है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। फिर सायरू ने साइका को जंप रोप यूज करना सिखाया। वो ये देखकर हैरान हो गई कि सायरू के इतने बड़े साइज होने के बावजूद वो कितना एक्टिव है। उसने साइका को समझाया कि कैसे जंप करे ताकि खुद को चोट ना पहुंचे। साइका जल्दी सीख गई, लेकिन सायरू ने नोट किया कि वो कहीं खोई हुई लग रही थी। उसने पूछा कि क्या बात है, तो साइका ने कहा कि वो रिज को भी जंप रोप सिखाना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि रिज उससे बहुत दूर रहती है, शायद वो उससे बात नहीं करना चाहती। सायरू ने कहा कि उसके पास एक आइडिया है। वो प्रेजेंट में वो झाड़ी के पीछे से उन दोनों लड़कियों को खेलते हुए देख रहा होता है। रिज बहुत ही स्किल्ड निकलती है और जंप रोप को आसानी से सीख लेती है। साइका उससे उसका नाम पूछती है, क्योंकि रिज ने अब तक किसी को भी अपना असली नाम नहीं बताया था। लेकिन रिज यहाँ पर चुप हो जाती है, तो साइका एक्साइटेड होते हुए कहती है कि री उसके लिए एक कूल नेम होगा। रिज उसे इग्नोर करती है और कूदती रहती है। फिर अचानक वो हवा में बहुत ऊंचाई तक कूदती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो शायद कोई एक्रोबैट है। सायरू को याद आता है कि रिज कितनी स्किल्ड थी कॉम्बैट में। वो उनकी पहली लड़ाई में जरा भी घायल नहीं हुई थी। जब वो जमीन पर लैंड करती है तो सब उसकी तारीफ करते हैं और उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहते हैं।
लेकिन तभी साइका रोने लगती है। ये देखकर सायरू अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही बाकी लोग उसे देखते हैं वो उसके अगली अपीयरेंस देखकर डर जाते हैं। रिज तुरंत आगे बढ़कर बताती है कि वो उसका पार्टी मेंबर है। सायरू रिज से कहता है कि उसे ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए। जब कोई आपके साथ काइंडनेस के साथ पेश आता है तो उसे इग्नोर करना सही नहीं। रिज तुरंत माफी मांगती और पार्क से भाग जाती है। बाद में इनमें साइका को रिज का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो माफी मांगती है और उसे उसके दिए गए सुंदर निकनेम और उसके काइंड हार्ट के लिए थैंक भी करती है। साइका काफी इमोशनल हो जाती है और तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ती है। उधर सायरू साइका से कहता है कि उसे पता है रिज कहाँ पर छुपी है। रिज सामने आती है और कहती है कि उसे बात करनी है, क्या वो कहीं प्राइवेट में जा सकते हैं। फिर वो घुटनों पर बैठ जाती है और माफी मांगती है। सायरू हैरान होकर पूछता है कि क्यों। रिज बताती है कि वो जानती है कि उसका लास्ट नेम ससाकी नहीं है बल्कि यासोका है, और वो ये भी जानती है कि वही है जिसने साई को बैंडिट्स से बचाया था। सायरू अब भी नहीं समझ पा रहा होता है कि ये सब कैसे जानती है। तो रिज बताती है कि उसे स्पेशल नोट्स में मिली एबिलिटी से दूसरों के स्टैट विंडो पढ़ने की पावर मिली है। सायरू ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि रिज इसके बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि उसका गॉड स्टैट्स और महिलाओं के प्रति उसकी कमजोरी भी। ये जानकारी उसके लिए बेहद चौंकाने वाली होती है। रिज फिर उससे गंभीरता से पूछती है कि क्या उसने कभी सोचा है कि साइका के शरीर की पिछली जिंदगी में क्या हालत रही होगी। सायरू थोड़ा रुक कर कहता है कि उसे थोड़ा शक जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तब रिज एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि साइका की उस हालत की जिम्मेदार वो खुद है और अब वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आई है। सायरू हैरानी से पूछता है कि आखिर उसने साइका के साथ ऐसा क्या कर दिया था। तो रिज यहाँ पर धीमे लहजे में कहती है कि वो उनकी पिछली दुनिया में एक स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात साइका से हुई थी। वो बताती है कि वो सचमुच सबकी खुशी चाहती थी, यहाँ तक कि साइका की भी। लेकिन उस प्रोग्राम में एक दिन सब कुछ बेकाबू हो गया। एक भयानक रैम्पेज हुआ और उसी दौरान एक एक्सीडेंट हो गया। रिज की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो ये स्वीकार करती है कि वो साइका को उस स्थिति से बचा नहीं सकी। उस हादसे में साइका को गंभीर चोटें पहुंची। रिज कहती है कि उसने कई बार कोशिश की सबको समझाने की कि वो एक्सीडेंट किसी भी दुश्मनी या नफरत का नतीजा नहीं था, बल्कि अलग अलग नजरिए और एक अचानक हुए इमोशनल आउटब्रस्ट का परिणाम था। उस गिल्ट के कारण उसने अपने एक स्पेशल नोट्स में ये भी लिखा कि वो दूसरों को बेहतर समझना चाहती है। सायरू ध्यान से सुन रहा होता और सोचता है कि ये प्रोग्राम एआई से जुड़ा हो सकता है। वो ये सवाल करता और रिज उसका जवाब देती है कि हाँ, ये एआई से जुड़ा था। इससे सायरू को शक होता है कि क्या ये वही प्रोग्राम है जिसमें साई भी हिस्सा था। तो रिज यहाँ पर कहती है कि साई दरअसल उसका भाई है। सायरू और भी हैरान हो जाता, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा है तो साई ने रिज को पहचाना क्यों नहीं। तो रिज कहती है कि शायद इसीलिए क्योंकि उसका प्रेजेंट पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसे वो अपनी पिछली दुनिया में थी। सायरू इस पर सहमत होता है क्योंकि उसने खुद भी अनुभव किया था कि साई ने उसे पहचानने में परेशानी की थी। रिज फिर बताती है कि उसने साई से मिस्टर वाई, जो असल में सायरू ही है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने उसी दिन उस व्यक्ति के बारे में खोजबीन शुरू कर दी थी जिसने उसके भाई को मुस्कुराना सिखाया, और इसीलिए वो मानती है कि सायरू से उसकी मुलाकात कोई संयोग नहीं था बल्कि उनकी डेस्टिनी थी। सायरू के मन में आता है कि शायद रिज ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन रिज कहती है कि वो झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि ये उसकी प्रायश्चित की कीमत है जो उसने अपने स्पेशल नोट्स में लिखी थी। ये झूठ बोलने से रोके जाने की एक डिवाइन कंडीशन थी जो उसने खुद पर लगाई थी। फिर वो कहती है कि ठीक उसी तरह जैसे एक एब्सोल्यूट गॉड के रोल में सायरू साइका को मुस्कुराना सिखा रहा है और साई को सपोर्ट कर रहा है, और वो भी उस मिशन में उसको गाइड करना चाहती है। सायरू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे गाइड शब्द थोड़ा भारी लगता है, लेकिन वो इस बात से सहमत होता है कि साइका और साई दोनों मासूम और निर्दोष हैं, इसीलिए उन्हें गाइड की जरूरत है, नहीं तो वो धोखा खा सकते हैं। अंत में सायरू रिज के ऑफर को स्वीकार कर लेता है ताकि वो दोनों मिलकर अपने दोस्तों की रक्षा कर सके। रिज ये सुनकर बहुत खुश होती है और अचानक एक छोटा सा चाकू निकालती है। फिर बिना किसी चेतावनी के वो अपने लंबे बालों को काटकर छोटा कर देती है। वो बताती है कि ये उसकी खुद से की गई प्रॉमिस का एक हिस्सा है, और साथ ही साइका ने एक बार कहा था कि छोटे बाल उस पर अच्छे लगेंगे। रिज को उम्मीद है कि इससे वो साइका से और भी बेहतर जुड़ पाएगी और अपनी पुरानी गलतियों की भरपाई भी कर सकेगी। सायरू उसके इस कारनामे की तारीफ करता है, और भले ही उनके बीच कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, फिर भी अब ये अनकही एक समझ है कि वो दोनों मिलकर अपने दोस्तों को सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जब पूरा ग्रुप वेलेरिया की यात्रा की तैयारी कर रहा होता है तो साई बड़े ध्यान से एक कार्गो बीस्ट पर सारा सामान लोड कर रहा होता है। ये बड़ा सा जीव देखकर साइका बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि ये क्रिएचर क्या है। तो साई बताता है कि एक कार्गो बीस्ट है, सिर्फ इसी दुनिया में पाया जाता है ये। थोड़ी देर में रिज भी वहां पर पहुंचती है और साइका उसके नए कटे बालों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बाकी लोग भी तारीफ करते हैं जिससे रिज थोड़ी साई हो जाती है।
सायका सोचती है कि उसने अपने बाल कब काटे थे। वहीं दूसरी ओर सायरू दूर से ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होता है कि उनकी बॉन्डिंग मजबूत हो रही है। रास्ते में उनके ग्रुप्स को कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं। सायका उनमें से कुछ को अपनी मैजिक से हराने में सफल होती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ईगल उस पर झपटता है और इससे पहले कि वो कोई स्पेल चला सके, साई दौड़कर उसके सामने आ जाता और उसे जमीन पर धकेल कर बचा लेता है। ऊपर से रिच भी अपने तीर से ईगल पर हमला करती है और पूरी टीम की कोऑर्डिनेशन से वो सारे दुश्मनों को हरा देते हैं। सायका अपने मैजिक स्किल से बहुत ही खुश होती है और सायरू उससे पूरी तरह सहमत होता है कि उसने बेहतरीन काम किया है। सूरज ढलने लगता है तो साई सुझाव देता है कि वो आज रात यहीं कहीं कैंप लगा लेंगे। सायरू नोट करता है कि जिस रास्ते से वो आए हैं वो छोटा तो है लेकिन काफी पतला है और उसका कोई क्लियर एंड नहीं है। ये रास्ता सायका के सुझाव पर चुना गया था, लेकिन फिर भी सब सहमत होते हैं। आखिरकार वो एक गुफा में रुकने का फैसला करते हैं। सायका फर्श को साफ करती है और कहती है कि ये उसका पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस है। फिर साई कहता है कि वो सब कामों को बांट ले। वो सायका से पूछता है कि क्या वो फायरवुड को इकट्ठा करना चाहती है या फिशिंग करना। सायका एक्साइटेड होकर फिशिंग को चुनती है। सायरू उसके साथ जाता है और वो दोनों नदी के किनारे बैठते हैं और शांति से पानी को देखते हैं। हालांकि मछलियां दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो कोई भी पकड़ नहीं पाते। सायका एक गहरी सांस लेकर कहती है कि वो अब रोना बंद करना चाहती है। वो मानती है कि कई बार वो बिना किसी वजह के रो पड़ती है और उसे लगता है कि ये शर्म की बात है। सायरू उसे सांत्वना देता और कहता है कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं। वो समझाता है कि लोग सिर्फ तब नहीं रोते जब वो दुखी हों, बल्कि कई बार वो तब रोते हैं जब उनका दिल किसी चीज से डीपली टच हो जाता है। वो ये भी कहता है कि कुछ लोग तो रोने की एबिलिटी ही खो देते हैं और जब ऐसा होता है तो वो ग्रो करना भी छोड़ देते हैं। सायरू सायका को समझाता है कि अगर उसे नहीं पता कि वो क्यों रो रही है तो वो खुद से पूछे कि उसके दिल को किस चीज ने छुआ है। उसकी ये बातें सुनकर सायका सचमुच रोने लगती है और सायरू थोड़ा परेशान हो जाता है। जब वो उसकी केप से उसकी नाक को साफ करती है तभी रिज वहां पर पहुंचती है और पूछती है कि क्या उन्होंने मछली पकड़ी, लेकिन दोनों निराश होकर जवाब देते हैं कि अब तक नहीं। रिज उन्हें बताती है कि वो उन्हें बुलाने आई है क्योंकि फायर तैयार है। जब सायका बताती है कि वो मछली नहीं पकड़ सके तो रिज बिना कुछ बोले अपना बो निकालती है और पानी की ओर निशाना लगाती है और एक बार में 4 मछलियां एक साथ पकड़ लेती है। वो मछलियां सायका को देती है जो उन्हें साई के पास ले जाती है। वहीं रिज सायरू से कहती है कि सायका जब भी उसके आसपास होती है तो वो खुश लगती है। वो कहती है कि उसका भाई साई बिल्कुल सही था, सायरू वाकई में किसी को भी मुस्कुराना सिखा सकता है। लेकिन सायरू कहता है कि वो बात को बढ़ा रही है। रिज फिर भी कहती है कि जब तक सायरू उनके साथ है सब कुछ ठीक ही रहेगा। तभी सायरू को कैंप की दिशा में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन रिज उसे रोकती है और गंभीरता से कहती है कि वो अभी चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी बाकी सबके सामने सीक्रेट बनी रहे। वो चेतावनी देती है कि अगर बाकी लोगों को भी अभी सच पता चल गया तो ग्रुप टूट सकता है। वो सायरू से थोड़े और समय की मांग करती है और सायरू उसकी बात मान लेता है। वो कैंप लौटते हैं जहाँ पर सायका साई मिलकर खाना बना रहे होते हैं। साई सायका को जेंटली बताता है कि पॉट को थोड़ा आग से दूर रखे। सायरू को लगता है कि वो एक नेचुरल लीडर की तरह बर्ताव कर रहा है। खाना खाते हुए सायरू साई से पूछता है कि उनकी जर्नी का अल्टीमेट गोल क्या है, क्योंकि हर वीडियो गेम में कोई ना कोई मिशन होता है, लेकिन साई कहता है कि फिलहाल उनका कोई क्लियर गोल नहीं है। उन्हें पहले वेलारिया पहुंचना है और फिर वहां पर जाकर ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है ताकि वो आगे क्या करना है ये तय कर सके। सायरू उसके काफी काम और कैलकुलेटेड नेचर से काफी इम्प्रेस होता है। तभी जंगल की ओर से उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। सब अलर्ट होते हैं और जैसे ही वो मुड़ते हैं उन्हें एक घायल लड़की एक पेड़ के पीछे छिपी हुई दिखती है। वो थोड़ी देर के बाद जमीन पर गिर जाती है और एक फ्लैशबैक दिखता है कि वो कुछ खतरनाक लोगों से भाग रही थी जो उसे पकड़कर सजा देना चाहते थे। वो बुरी तरह से थक चुकी थी और खुद को पेड़ के पीछे छिपा लिया था क्योंकि उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। वो लड़की अपने अतीत के बारे में सोचती है कि ये सब शुरू कैसे हुआ था और उसे याद आता है कि ये सब उस चीज की वजह से था जो उसने अपनी स्पेशल नोट्स में लिखा था। उसे याद आता है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ कर गया था, ये कहते हुए कि अब वो खूबसूरत नहीं रही। उसी पर उसने कसम खाई थी कि वो सारी खूबसूरत लड़कियों को मार डालेगी। अचानक लड़की की आंखें खुलती है और वो देखती है कि साई उसके पास बैठा है और सायका भी उसकी मदद के लिए आ रही है। साई उसे बताता है कि उन्होंने उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल किया है और अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। वो सायका से कहती है कि वो मदद की सराहना करती है, लेकिन सायका उसे टोकती है कि उसे बस थैंक यू कहना चाहिए। लड़की कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि उसे बोनफायर के पास ले जाया जाए। सायरू नोट करता है कि सायका उस लड़की के रूखे बिहेवियर से काफी दुखी लग रही थी, लेकिन वो सोचता है कि सायका को हर किसी के करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब कुछ समय पहले की घटना दिखाई जाती है जब लड़की उनके सामने बेहोश हो गई थी और साई उनसे कहता है कि कोई पानी लेकर आए। सायरू फौरन दौड़ पड़ता है, लेकिन रिज उसे रोक लेती है। उसके चेहरे के भाव देखकर सायरू समझ जाता है कि लड़की की स्पेशल नोट्स में कुछ डरावना लिखा है।
रिज उसे बताती है कि उस नोट में लिखा है कि वो सभी खूबसूरत लड़कियों को मारना चाहती है और उन्हें लगता है कि उसका अगला टारगेट साइका हो सकती है। वापस प्रेजेंट में साई उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम रिया बताती है। वो पूछता है कि क्या वो भूखी है और वो उसे खाना ऑफर करता है। साइका जल्दी से उसके लिए एक कटोरा भरकर लाती है और उसे ठंडा करने का प्रस्ताव भी देती है, लेकिन ये रिया को काफी अनकंफर्टेबल कर देता है। वो अपने वेपन की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन रिज ने उसे पहले ही गिरा दिया था। सायरू सोचता है कि अगर रिया इसी तरह सस्पिशियसली बर्ताव करती रही तो उन्हें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। साई फिर पूछता है कि उसे ये चोटें कैसे लगी, तो रिया बताती है कि उसकी पार्टी पर हमला हुआ था, वो सब बिखर गए और वो पीछा करने वालों से भाग रही थी। सायरू सोचता है कि रिया की कहानी में कितना सच है, जबकि साई उसे कहता है कि वो उसे उनकी मंजिल तक सुरक्षा देंगे। रिया हिचकिचाती है, वो तय नहीं कर पा रही कि वो उन पर भरोसा कर सकती है या नहीं। साई का जोश में कहती है कि वो जरूर कर सकती है, क्योंकि साई ने वादा किया है तो वो किसी को भी धोखा नहीं देगा। लेकिन एक बार फिर रिया उसकी बहुत ज्यादा दोस्ताना बातों से काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। साई फिर धीरे से साइका को समझाता है कि रिया को डराना नहीं चाहिए। सायरू सोचता है कि कभी कभी एक स्पून भी डेडली वेपन बन सकता है। उसे लगता है कि उसे साइका को सिखाना होगा कि अनजान लोगों से इतना नजदीक नहीं होना चाहिए। साई फिर रिया से पूछता है कि क्या वो अब बेहतर महसूस कर रही है। रिया झूठ बोलती है कि उसे अभी भी थोड़ा बुखार लग रहा है। वो साइका से उसे नदी तक ले जाने को कहती है तो साई मदद करने की कहता है, लेकिन रिया कहती है कि उसे खुद को साफ करना है और फिर मजाक में कहती है कि शायद वो उसके साथ जाना चाहता है। साई तुरंत घबरा जाता और कहता है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। और जब सायरू उसके पास आता तो रिया काफी सख्त होकर उसे पीछे हटने को कहती है और धमकी देती है कि अगर उसने उसे छुआ तो वो चिल्ला देगी। साइका सोचने लगती है कि शायद वो भी परवर्ट है और दोनों लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं, जबकि लड़कियां हंसने लगती है। रिज यहाँ पर मदद करने का ऑफर करती है, लेकिन जैसे ही रिया उसका चेहरा देखती है वो डर जाती है। सायरू सोचता है कि ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि रिज अपने इमोशंस को स्पेशल नोट्स की वजह से छुपा नहीं सकती। वो ये भी सोचता है कि उसे अपने ऑरा को थोड़ा कम करना चाहिए। रिया फिर से साइका से कहती है कि वो उसके साथ नदी तक चले और साइका तुरंत मान भी जाती है, लेकिन वो इतनी भोली होती है कि रिया उसका हथियार वापस दे देती है, ये कहते हुए कि अगर रास्ते में कोई मॉन्स्टर मिल जाए तो उसे उसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे ही साइका रिया को सहारा देकर चलती है, रिज उनके पीछे जाती है। सायरू सोचता है कि उसे भी उनके पीछे जाना चाहिए, लेकिन साई उसे रोकता है। सायरू चेतावनी देता है कि वो औरत खतरनाक है और साई भी सहमत होता है। वो कहता है कि वो एक एडल्ट औरत है और अगर उन्होंने उसे बिना सोचे समझे छू लिया तो बात उल्टी पड़ सकती है। सायरू जोर देता है कि साइका को उसके साथ अकेला छोड़ना ठीक नहीं, लेकिन साई कहता है कि वो साइका पर भरोसा करता है। आखिरकार वो एक 17 साल की लड़की है। साई सुझाव देता है कि वो खाना खाते रहे और साइका के लौटने का इंतजार करे, लेकिन सायरू समझता है कि साई को रिया की स्पेशल नोट्स के बारे में नहीं पता। अचानक सायरू अपनी लाइटिंग स्पीड का उपयोग करके कैंप और नदी के बीच दौड़ने लगता है, जिससे साई को लगता है कि वो ग्लिच कर रहा है। फिर वो साई को ये सोचने पर मजबूर करता है कि उसे आराम करना चाहिए और वो उस पर स्लिप स्पेल डालकर तुरंत सुला देता है। सायरू सोचता है कि उसे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। वो साई को कंबल उड़ाकर निकल पड़ता है। नदी पर रिया ताजा पानी पीती और बेहतर महसूस करने लगती है। वो साई की तारीफ करती है कि वो बहुत कूल है और दिखने में भी अट्रैक्टिव है, लेकिन थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड भी है। साइका ये बात समझ नहीं पाती क्योंकि उसके अनुसार साई तो काफी स्ट्रिक्ट है। वो ये भी कहती है कि सायरू और रिज दोनों उसके लिए बहुत स्पेशल हैं। रिया ये सुनकर जलन महसूस करती और सोचती है कि काश वो भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन सकती। साइका एक्साइटेड होकर कहती है कि वो चाहती है कि रिया भी उनके साथ जुड़ जाए, लेकिन रिया कहती है कि ये संभव नहीं। वो पहले ही अपने स्पेशल नोट्स में लिख चुकी है कि वो खूबसूरत लड़कियों को माफ नहीं करेगी और उन्हें मार डालेगी। साइका कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो खूबसूरत है और पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, तो रिया कहती है कि नहीं, साइका एक अच्छी लड़की है, लेकिन वो कहती है कि वो अपनी स्पेशल नोट्स के खिलाफ नहीं जा सकती। रिया समझाती है जब वो खूबसूरत लड़कियों को देखती है तो उसके अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है और उसने पहले ही कई भयानक काम किए हैं जिनका पछतावा उसे भी है। सायरू समझता है कि वो अपने स्पेशल नोट्स के कंट्रोल में है और उसे रिया के लिए दुख होता है। साइका रोने लगती है और पूछती है कि उसने ऐसा लिख ही क्यों दिया, तो रिया बताती है कि उनकी पिछली जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों ने उसका बॉयफ्रेंड छीन लिया और उसे सबके सामने मजाक बना दिया। सारे लड़के हमेशा उन्हीं लड़कियों का पक्ष लेते थे। जब से वो इस दुनिया में आई है वो अलग अलग पार्टी से जुड़ती रही ताकि वो एक एक खूबसूरत लड़की को खत्म कर सके। वो मानती है कि ये सब आज रात खत्म हो जाएगा जब साई उसे स्वीकार कर लेगा, इसलिए वो साइका से कहती है कि वो उसके लिए मर जाए। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, रिज उसका हथियार मारकर उसके हाथ से गिरा देती है। जैसे ही रिया अपनी तलवार की ओर बढ़ती है, सायरू सामने आता है और कहता है कि उसका सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन उससे पहले कि वो रिया को खत्म कर सके, साइका अचानक चमकने लगती है और एक एंजल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको इसके आगे की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।